प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते आप सभी को। जैसा कि अपन लोग भारतीय राज्य व्यवस्था या भारतीय शासन और राजनीति के दो पेपर साथ लेके चल रहे हैं। मैंने कल भी आपको बताया था, एक एमए फाइनल का पेपर है, एक बीए सेकेंड ईयर का पेपर है। दोनों क्लास के बच्चों में काफ़ी गैप है, एक में मैच्योर बच्चा है और एक में प्री मैच्योर बच्चा है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि इन टॉपिक्स को, जब तक ये ऑनलाइन का दौर चल रहा है अपना यूट्यूब वीडियोज़ बनाने का, जब तक क्लास में आप फेस टू फेस मेरे से इंटरेक्शन नहीं हो जाता, तब तक मैं कोशिश करता हूँ कि दोनों पेपर का कॉमन चीज़ें आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बताऊँ। अब देखिए, भारत के संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था की अपन बात कर रहे थे, तो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत के संविधान का विकास, संविधान का निर्माण, संविधान सभा का गठन, संविधान की विशेषताएं, फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज का अपन लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, जो दोनों कक्षाओं में लगभग सेम है, एमए फाइनल में भी और बीए सेकेंड ईयर में भी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भी। देखिए, आज का जो टॉपिक है अपना, उसका नाम है भारत के संविधान में संशोधन, मतलब भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। टॉपिक को अपन हेडलाइन के रूप में देखें तो अपन ये देख सकते हैं, सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में संविधान संशोधन प्रक्रिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, मतलब सामाजिक परिवर्तन के उपकरण के रूप में संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन क्यों आवश्यक है, इसके ऊपर एक सामान्य जनरल अपन चर्चा करें तो देखो, कोई भी चीज़ होती है, संविधान लोगों को ऊपर शासन करने के लिए होता है, जड़ नहीं होना चाहिए संविधान। संविधान गतिशील होता है, निरंतर परिवर्तनशील होता है। आप इंग्लैंड के संविधान का उदाहरण लीजिए, जहाँ से अपन ने संसदीय व्यवस्था ग्रहण की है। मतलब इंग्लैंड की संसद को दुनिया की तमाम संसदों की जननी कहते हैं, मतलब वो मदर है, दुनिया की तमाम पार्लियामेंट्स की मदर है वो। तो इंग्लैंड का संविधान है, वहाँ जब 5वीं शताब्दी से जो इंग्लैंड का लिखित इतिहास है, तब से लेके अब तक संविधान बन रहा है, वहाँ निरंतर बन रहा है। भारत का संविधान एक निश्चित समय में निश्चित लोगों के द्वारा बनाया गया। वो जो जब बनाया गया तब की भारत की परिस्थितियां अलग थी, या यूँ कहें कि सीधा सीधा अपने पास डाटा है, तब भारत की जनसंख्या कम थी, भारत में एग्रीकल्चर कम था, इंडस्ट्री कम थी, सर्विस सेक्टर कम था, सभी चीज़ें कम थी, मतलब एक इनिशियल स्टेज था। डे पर डे भारत ने प्रगति की, और प्रगति की तो नए कानूनों की आवश्यकता होगी, नए नियमों की आवश्यकता होगी, नए नियंत्रण की आवश्यकता होगी, नई स्वतंत्रताओं की आवश्यकता होगी। तो ये सब कैसे दी जाएगी? अब हम मान ले कि भाई हमारा तो संविधान है जी, वही चलेगा। तो संविधान कभी भी जड़ता का प्रतीक नहीं होता है, संविधान गतिशील होता है। संविधान बनाने वालों ने संविधान में संशोधन करने की व्यवस्था भी दी है कि अगर आपको लगे, आवश्यक लगे, तो आप इसमें अमेंडमेंट कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें जोड़ सकते हो, कुछ पुरानी चीज़ें जो अनरिलेवेंट हो गई उनको हटा सकते हो। इन सब तमाम प्रक्रियाओं को संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। अब संविधान संशोधन, देखिए, इसको थोड़ा सा बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे तो संविधान एक जीवित और परिवर्तनशील प्रलेख है। देश और काल की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार संविधानों में परिवर्तन परम आवश्यक हो जाता है। संविधान स्थायी नहीं होते। यदि ऐसा मान लिया जाए तो संविधानों में की तुलना धर्मशास्त्र से की जाने लगेगी। लॉर्ड मैकाले के अनुसार यदि किसी आदर्श संविधान में संशोधन प्रक्रिया का अभाव है, तो वह संविधान जड़ बन जाएगा। उस राष्ट्र की जनता आगे बढ़ती जाएगी, किंतु संविधान पिछड़ता जाएगा। यदि संविधान में सरलता से परिवर्तन नहीं किया जा सकता, तो क्रांति ही प्रगति का अंतिम उपाय होगी। ये लॉर्ड मैकाले ने कहा है, जो संविधान के विद्वान थे, जिन्होंने भारत में शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की थी।
उस जमाने के एक अंग्रेज विद्वान थे लॉर्ड मैकाले, उन्होंने कहा है कि संविधान जड़ता का प्रतीक नहीं है, संविधान में परिवर्तन आवश्यक है, अन्यथा जनता बढ़ जाएगी आगे, संविधान वहीं रह जाएगा और फिर परिवर्तन के लिए क्रांति होगी, और क्रांति तो क्रांति होती है, फिर क्रांति से ही कोई परिवर्तन हो ये संभव थोड़ी है। सामान्य परिस्थितियों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसी तरह की एक बात दूसरा हरमन फाइनर विद्वान है वो भी लिखता है, वो ये कहते हैं विद्वान, अपने निर्माण से 10 वर्ष बाद प्रत्येक संविधान पुराना पड़ जाता है, आवश्यकता अनुसार यदा कदा परिवर्तन द्वारा ही उसे अपडेट रखा जा सकता है। मतलब कोई भी चीज़, देखिए लाइफ हर चीज़ की होती है, आदमी की भी एक लाइफ है, जानवर की भी एक लाइफ है, एक बिल्डिंग बनाते हैं अपन उसकी भी एक लाइफ है, रेल का डिब्बा बनाते हैं उसकी भी एक निश्चित लाइफ होती है, उसके इंजन की लाइफ होती है, प्लेन बनाते हैं उसकी भी लाइफ होती है, तो संविधान की भी अपनी एक लाइफ होती है। दिन प्रतिदिन नई जनरेशन, नई डिमांड्स, नई रिक्वायरमेंट्स, नई फ्रीडम्स, ये सब चीज़ें संविधान में शामिल करनी पड़ेगी। तो संविधान को डे पर डे अपडेट करना ज़रूरी है। जैसे आजकल आप लोग मोबाइल फ़ोन रखते हो, स्मार्टफोन, उसका देखो अपडेट आते रहते हैं रोज़, हर 2 4 5 दिन से, 10 दिन से, 15 दिन से, 20 दिन से, मतलब नए अपडेट आते रहते हैं। आप उस फ़ोन को रिफ़्रेश करते हो, कंप्यूटर चलाते हो आप डेस्कटॉप, तो उसको रिफ़्रेश करते हो। तो उसी तरीके से संविधान को भी रिफ़्रेश करना ज़रूरी है, अपडेट करना ज़रूरी है, और इस अपडेशन को ही अपन संविधान संशोधन के नाम से या संशोधन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। संविधान में निम्नलिखित कारणों से संशोधन आवश्यक हो जाते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण संविधान में संशोधन करना आवश्यक हो जाता है? देखिए, संविधान लक्ष्य की प्राप्ति का साधन मात्र है, स्वयं में एक लक्ष्य नहीं है। संविधान साध्य नहीं है, मात्र एक साधन है। उससे कोई पवित्रता प्राप्त नहीं है, वह समय और राज्य की आवश्यकता के अनुरूप ही होना चाहिए। आधुनिक युग में जबकि विधान एवं तकनीकी प्रगति ने मानव की आवश्यकताओं तथा उनकी पूर्ति में क्रांति ला दी है, कोई संविधान अनन्य स्थायित्व का दावा कर यह नहीं कह सकता कि वह परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल होने की क्षमता भी रखता है। पायली जो विद्वान है, अंग्रेज विद्वान, उन्होंने कहा है, बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप होने के लिए संविधान की अत्यधिक आवश्यकता है, नहीं तो क्रांतिकारी सामाजिक उथल पुथल के परिणाम स्वरूप संविधान के अचानक ही समाप्त हो जाने की संभावना प्रबल हो जाती है। मतलब जो संविधान अपने आप को अपडेट नहीं करता है, जो संविधान अपने आप को परिवर्तित नहीं करता बदलती परिस्थितियों के अनुसार, बदलती डिमांड्स के अनुसार, रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, वो नष्ट हो जाता है। जैसे अपने सामने उदाहरण है यूएसएसआर का विघटन, जो बंदिश तोड़नी पड़ी उनको, अंततः सोवियत संगठन का विघटन हुआ। अगर वो अपडेट करते रहते तो काय को विघटन होता, चलता रहता सोवियत संगठन में। इसी तरीके से यूरोपियन यूनियन आज के संदर्भ में देखते हैं अपन, यूरोपियन यूनियन तमाम यूरोप के तमाम देशों का एक संगठन बना है, EU, यूरोपियन यूनियन। अगर इसमें कभी कोई देश कहता है कि हम अलग हो रहे हैं, कभी कोई देश कहता है कि हम अलग हो रहे हैं, अगर अपडेट करें, हर सदस्य राष्ट्र की आवश्यकता के अनुसार इसको चेंज करते रहें, शायद ये नौबत नहीं आ पाए। लेकिन यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा स्वप्न है दुनिया के सामने, एक बहुत बड़ी बात है। कितने देशों का एक संगठन मिला करके एक मुद्रा चलाने की बात करता है यूरो, चला रहा है, बड़ी अच्छे से चला रहा है। अब इसको अपडेट रेगुलर करता रहेगा तो चलती रहेगी, अन्यथा ये भी टूट जाएगी, सब देश अपने अपने अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरीके दूसरी जो कारण है जिसके लिए कि संशोधन आवश्यक हो जाता है संविधान में, वो है शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक उपायों से सामाजिक और आर्थिक न्याय की उपलब्धि के लिए नए संवैधानिक संशोधन द्वारा परंपरावादी मान्यताएं बदली जानी चाहिए। तीसरा है संविधान के आदर्शों एवं ध्येयों को पूरा करने के लिए संविधान के उपबंधों को संशोधित करना आवश्यक है। चौथा जो कारण है जिसके कारण की संशोधन किया जाता है, संविधान में यथोचित संसाधनों द्वारा कोई नई बात उनमें जोड़ी जा सकती है। पांचवा जो कारण है जिसके कारण की संशोधन किया जाता है, वह संविधान को जनता की इच्छाओं आकांक्षाओं का प्रतिबिंबन करना चाहिए। यदि वर्तमान संविधान आज की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तो उसमें परिवर्तन कर देना चाहिए। ये 4-5 मोटे मोटे कारण हैं जिनको एक पंक्ति में अगर आप कहें तो डे पर डे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट करना आवश्यक है।
जैसे कि आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप आज की जनरेशन हो, हमारी जनरेशन में कुछ और चीज़ें थी, हमारे से पहले की जनरेशन में कुछ और चीज़ें थी, तो डिमांड्स भी अलग होती है। मतलब इनपुट और आउटपुट सोसाइटी के बदलते रहते हैं, और सोसाइटी को रेगुलेट कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही तो चलना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक एम नहीं है, साध्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है अपना संविधान। संविधान एक साधन मात्र है, संविधान एक साधन मात्र है, लोगों के जीवन को सरल बनाने का एक उपकरण मात्र है। संविधान एक साधन मात्र है, और साधन को तो अपडेट करना पड़ता है। तो इसी तरीके से बहुत से कारण हैं जिनके कारण कि संविधान में संशोधन अति आवश्यक हो जाता है, करना जरूरी है, अन्यथा वो संविधान खत्म हो जाता है। वो संविधान जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, प्रगति को रेखांकित नहीं करता, और वो अप्रासंगिक हो जाता है। तो अप्रासंगिक संविधान का बोझ ढोने से तो बेटर है कि टाइम टू टाइम उसको अपडेट कर लिया जाए। अब भारत का जो संविधान है उसके अंतर्गत मतलब आप ये मानिए कि भारत का संविधान एक मिश्रित संविधान है, लचीला भी है और कठोर भी है। अब ये पॉइंट हमने इसकी विशेषताएं जब पढ़ी थी भारत के संविधान की, तब भी डिस्कशन किया था कि भारत के संविधान में संशोधन 2-3 प्रकार से किए जा सकते हैं, 3 प्रकार से मुख्य रूप से, सामान्य बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष 2/3 बहुमत तथा आधे राज्यों की सहमति से। तो एक नॉर्मल चेंज तो अपन सामान्य बहुमत से संसद ही कर सकती है, और थोड़ा सा विशेष चेंज करना है तो संसद का 2/3 बहुमत चाहिए, और मेजर चेंज करना है तो राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। तो एक तरीके का भारत का संविधान एक मिक्सचर है, फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का एक मिक्सर है, ये लचीला और कठोर दोनों का मिक्सर है। भारतीय संविधान अपनी निराली संशोधन प्रक्रिया के फलस्वरूप नम्यता और अनम्यता का सामंजस्य स्थापित करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में आशा व्यक्त की थी कि संविधान में कठोरता और लचीलापन बुराइयां नहीं रहेगी, लचीलापन भारत के संविधान की एक विशेषता मानी जाएगी। पंडित नेहरू ने भी संविधान सभा में कहा था कि हम चाहते हैं कि संविधान को यथाशक्ति ठोस व स्थायी बनाएं, किंतु संविधान शाश्वत नहीं होता है। पंडित नेहरू के ये शब्द थे, हम चाहते हैं कि संविधान को स्थायी बनाएं, लेकिन संविधान शाश्वत नहीं होता है, उसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि संविधान को कठोर और अपरिवर्तनशील बना दिया जाए तो देश की प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी और एक सजीव क्रियाशील सावयव राष्ट्र के हित में बाधा पड़ेगी। जो भी हो, हमें कुछ अन्य बड़े राष्ट्रों जैसा संविधान नहीं बनाना चाहिए जो इतना कठोर हो कि उसे आसानी से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप नहीं डाला जा सके। ये पंडित नेहरू का स्टेटमेंट था संविधान सभा के अंतर्गत। मतलब जो भी हो, जैसा भी हो, हमें दूसरे देशों की नकल करके हमारे संविधान को इतना कठोर नहीं बनाना है कि वो एक तरह का परिवर्तन करना उसमें दुष्कर कार्य हो जाए, मुश्किल हो जाए, क्योंकि संविधान शाश्वत नहीं होता, सदैव नहीं रहता। संविधान परिवर्तित रहता है। नाम संविधान रहेगा, उसमें चीज़ें बदलती रहेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी। जैसे कि आज आप देखते हो, आज अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए कई कानूनों को भारत की सरकार उनको अवैध घोषित कर रही है और नए कानून बना रही है, या जो कानून कम ढीले पड़ गए थे, जो अनरेलेवेंट से हो रहे थे, उनको नए मॉडिफाइड रूप में लेकर के आ रही है। तो इस तरीके से संविधान के.सी. वियर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि भारत का संविधान कठोरता और लचीलेपन का संतुलित मार्ग ग्रहण करता है। प्रोफेसर इकबाल नारायण, जो कि हमारे राजनीति विज्ञान राजस्थान विश्वविद्यालय के में प्रोफेसर हैं, उन्होंने लिखा है कि तकनीकी दृष्टि से भारत का संविधान जटिल संविधानों की श्रेणी में आता है, लेकिन जब तक हम परिचालन सूचियों के संदर्भ में अनमनीयता का सारतत्व संविधानों का विश्लेषण नहीं करते, तब तक हमें मात्र जटिल संविधान कहकर सार्थक अभिव्यक्ति नहीं दे पाएंगे। हमारे संविधान निर्माता दुष्परिवर्तनशील संविधान के दोषों से परिचित थे। वे जानते थे कि संविधान के स्थायित्व, स्थिरता, दृढ़ता का आधार उसकी स्वस्थ, शांतिपूर्ण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की क्षमता तथा आवश्यकता अनुसार उसे
बदल सकने की योग्यता है। भारतीय संविधान में यह लोच है कि वह परिवर्तनशील समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, परंतु यह लोच इतनी अधिक भी नहीं है कि संविधान के बुनियादी आदर्श ही टूट जाए। संविधान का एक बुनियादी ढांचा है जिसे नष्ट या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने कितना उपयुक्त कहा है। मैं अनुभव करता हूं कि यह संविधान व्यवहारिक है, लचीला है, इसमें शांतिकाल एवं युद्धकाल दोनों में एकता बनाए रखने की सामर्थ्य है। ये देखिए, भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, दोनों का मिक्सचर है, एक तरह का फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का मिक्सचर है। अब ये मिक्सचर कैसे है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।